दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि इजराइल में कल रात से लेकर आज सुबह तक ईरान ने ताबड़तोड़ बमबारी की है, मिसाइल अटैक्स किए। उधर ईरान के साथी लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी सिर्फ कल रात 200 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल पर फायर किए। और द टाइम्स ऑफ इजराइल का बड़ा अखबार, इसने तस्दीक की है कि उत्तरी इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और हिजबुल्लाह की तरफ से 200 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए। कौन कह रहा है? इजराइल का अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है 200 रॉकेट्स फायर्ड बाय हिजबुल्लाह ओनली। उधर ईरान की सेना ने दावा किया है कि ये जो हमले पिछले 24 घंटों में इजराइल में हुए हैं, इसका फोकस तेल अवीव है, राजधानी तेल अवीव है, जहां पर सरकारी इमारतें, सैनिक ठिकाने और इसके अलावा वीआईपी इलाकों में भी मिसाइलों से हमला किया गया है। और अगर आप तस्वीर देखेंगे तो भारी तबाही दिखती है और कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, खंडर में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। और दोस्तों, जिस तरह से हमले तेज़ हो रहे हैं इजराइल में, मुसीबतें भी जनता की बढ़ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अस्पताल पूरी तरह से फुल हैं, बल्कि बेसमेंट्स में, पार्किंग लॉट्स में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। बंकर भी पूरी तरह से फुल हैं और इसका असर ये होने लगा है कि जो जनता है, नागरिक है, वो अब पूरी तरह से बदहाल, परेशान दिखती है। और आज सुबह से ही इजराइल का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ पर जनता और वहाँ के स्टाफ के बीच में झड़पें हो रही हैं। दरअसल हमलों से सहमे लोग इजराइल से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट बंद हैं, रास्ते बंद हैं, बंदरगाह बंद हैं और इसीलिए ये बेचैनी दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, ये सही बात है कि इजराइल में क्योंकि मीडिया का ब्लैकआउट रहता है, आंकड़े जो हैं सरकारी वो जारी नहीं होते हैं, बहुत से वीडियोस नहीं आ पाते हैं। लेकिन जेरूसलम पोस्ट, ये भी एक प्रतिष्ठित अखबार है इजराइल का, द जेरूसलम पोस्ट, इसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और मैं आपसे वो साझा करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि तबाही का पैमाना क्या। ये जो भारी बमबारी हो रही है ईरान की तरफ से, इसका जो डैमेज है कितना ज़्यादा है। और ये जो स्क्रीन पर आप आंकड़े देख रहे हैं, इसमें पिछले 11 दिनों में मिसाइल और ड्रोन अटैक इजराइल पर 9,115 हुए। अब ये बहुत बड़ी संख्या है, 9,000 से ज़्यादा 11 दिनों में अगर ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर का क्या हाल होगा। जो क्लेम्स लिए गए हैं अब तक जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक 6,586 बिल्डिंग्स डैमेज, क्षतिग्रस्त हैं, जिनके क्लेम जो हैं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सा इक्विपमेंट, साजो सामान, तकरीबन 1,044 ये क्षतिग्रस्त हैं। 1500 यानी 1,500 गाड़ियाँ, अगर एग्जैक्ट संख्या मैं बताऊं तो 1,485 गाड़ियाँ ईरान के हमलों में इजराइल में डैमेज हुई हैं। बहुत बड़े स्केल पर, पैमाने पर ये डैमेजेस हैं और ये खबर इजराइल के ही अखबार जेरूसलम पोस्ट से हमको मिली है। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस जंग की शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर पहला हमला किया था ईरान पर। उसी के बाद ये जंग तेज़ होती गई और अब रुकने का नाम नहीं ले रही। सच्चाई ये भी है कि नेतन्याहू बहुत प्रेशर में है, उनकी राजनीतिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ अक्टूबर में चुनाव हो रहे थे, नेतन्याहू चाहते थे कि उस चुनाव को प्रीपोन करके जून में करा लें और अगर ये जंग वो जीत जाते हैं तो चुनाव में भी जीत मिलना तय था, ऐसा वो सोच रहे थे, ऐसा नेतन्याहू के सपने थे। लेकिन हुआ जो कुछ वो बिल्कुल उलट हुआ और आज हाल ये है कि जिस तरह से हमले इजराइल में हो रहे हैं, नेतन्याहू प्रेशर में, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो चढ़ती चली जा रही हैं। सामाजिक संगठन जो हैं वो कहीं ना कहीं गुनहगार नेतन्याहू को मान रहे हैं। नेतन्याहू प्रेशर में, और ऐसा कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अब इस जंग से निकलने का एक सेफ पैसेज चाहते, कि कुछ ऐसा हो जहां वो सम्मानपूर्वक एग्जिट कर सकें, और यही कुछ ट्रंप भी चाहते। सवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर प्रयास कर रहे हैं कि किसी सूरत में ये जंग रुक जाए। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस लेवल पर जो है वो एफर्ट्स हो रहे हैं इस जंग को रोकने के लिए, और क्या ईरान जंग रोकना चाहता है
या लंबी खींचना चाहता है? और सवाल ये भी है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो क्या तबाही और बढ़ेगी और इजराइल पर प्रेशर और आएगा। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब मिल नहीं रहा है, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि इजराइल के भीतर असली हालत क्या है, पॉलिटिकली भी, सोशली भी और पब्लिकली भी। क्या हालत है इस वक्त जनता की, क्या हाल है इस वक्त डैमेज का, ये किसी को पता नहीं लग पा रहा है। इसीलिए आज मैंने बॉबी नकवी साहब को फिर से न्योता दिया है। बॉबी नकवी साहब दुबई के गल्फ़ के बड़े अखबार गल्फ़ न्यूज़ के एडिटर, संपादक रहे, कई साल रहे और पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ को और इजराइल भी आप कह सकते हैं उनके बारे में भी बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। उनका जो न्यूज़ नेटवर्क है बहुत वृहद है और वो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बॉबी नकवी को ज़रा सुनिए, इससे आपको पता लगेगा कि ईरान कितना भारी पड़ता जा रहा है और इजराइल कितने प्रेशर में है। बॉबी भाई, एक आंकड़ा मेरे पास आया है और मैं चाहूँगा शेयर करना। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो अब तक 11 दिन की जंग में इजराइल ने 9,115 वहाँ पर मिसाइलें गिरी हैं जिससे डैमेज हुआ है। इजराइल में 9,115 मिसाइलें गिरी हैं, डैमेज हुआ है और उसके क्लेम मांगे गए हैं। 6,586 बिल्डिंग, 6,586 यानी 6,500 से बिल्डिंग्स पूरे इजराइल में डैमेज हुई हैं। तकरीबन 1,044 तरह तरह का इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 1,485 गाड़ियाँ, उसमें कार भी हैं, ट्रक भी हैं, दोपहिया वाहन भी हैं, तकरीबन 1,500 गाड़ियाँ जो हैं वो डैमेज हो गई। ये क्लेम जो है ये मांगा गया है। मैं ये जानना चाह रहा था, जो जेरूसलम पोस्ट का ये जो आंकड़ा है, क्या इन आंकड़ों से ये लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस बार ईरान ने इजराइल पर हमला किया है? दीपक जी, देखिए, ये वो क्लेम है जो इनकी जो क्लेम हॉटलाइन पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, किसी की बिल्डिंग है, किसी का कोई बिल्डर है, कोई मकान मालिक है, गाड़ी ओनर है, वो जो फोन करके जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चल रही है, उस टाइम फोन करके बताते हैं, साहब आज हमारा इतना नुकसान हो गया, आज मेरा फ्लैट डैमेज हो गया, आज मेरी बिल्डिंग डैमेज हो गई। ये वो क्लेम है और ये बहुत ओके। शुरुआत। देखिए, एक्चुअल डैमेज जो होगा ये समझ लीजिए कि कहीं इससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है डैमेज। इसमें पब्लिक सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है वो इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ये तो मतलब आप अभी ये कह रहे हैं कि ये जो तबाही है और तबाही जो हुई है, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर यानी जो पर्सनल लेवल पर जो लोग क्लेम ले रहे हैं वो है, सरकारी इमारतें या फिर सेना की इमारतें, इक्विपमेंट्स, वो आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, जो मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका तो आंकड़ा काफी बाद में आएगा। वो सब आंकड़े अभी तो अवेलेबल नहीं। ये तो सिर्फ इनकी एक हॉटलाइन है। देखिए, इसराइल में ऐसा है कि इसराइल में पब्लिक अगर जरा सा भी डैमेज हो जाए, जरा सा कोई नुकसान हो जाए, तो वो चिल्लाने लगते हैं। इसलिए उनको एक हॉटलाइन दे दी गई है कि भैया आपका कुछ डैमेज अगर मिसाइल या ड्रोन से होता है तो आप फोन करके रजिस्टर करा दीजिए अपना, यू नो। जी। तो वो इसलिए, देखिए, ओके। इसराइल की अगर आप ग्लोबल रैंकिंग देखें मिलिट्री की, तो वो जो एक इंडेक्स है, वो फायर पावर इंडेक्स कहा जाता है उसको, उसकी 15वीं रैंकिंग है, यानी टॉप 15 में आर्मी मानी जाती है। वहीं ईरान को जो है टॉप 16 में माना जाता है। लेकिन पहली बार देखिए, इस बार इसराइल को ईरान के दुस्साहस का सामना करना पड़ रहा है। ईरान इस टाइम बिल्कुल इस कोशिश में लगा है कि किसी न किसी तरीके से इसराइल के वो अपने जो नुकसान हुआ है, उनकी जो लीडरशिप हुआ है, उसका वो नुकसान का बदला लेगा। ये ओके। इसलिए इसलिए इतनी इंटेंसिटी से दोनों तरफ से वॉर जो हमला हो रहा है, लेबनान से भी और ईरान से भी, ये जी, इसलिए इस तरीके से हो रहा है। जी मतलब आप कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह का हमला और उधर ईरान का हमला, ईरान की इस्लामिक आर्मी का हमला, और एक दिन पहले ही आपने बताया था क्योंकि रडार सिस्टम सबसे पहले ईरान ने ध्वस्त कर दिए। इजराइल के आयरन डोम जो है काम नहीं कर रहा, जो उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, इसलिए मनचाही जगहों पर मिसाइलें गिर रही, जहां ईरान टारगेट कर रहा है वहीं पर मिसाइल जा रही। क्या आपको लगता है कि जो खबरें आ रही, क्योंकि 24-25 साल आपने गल्फ की रिपोर्टिंग की है, इजराइल में जो आपके सोर्सेज हैं वो आपको क्या बता रहे हैं
क्या पब्लिक, वहाँ की जो जनता है, शहर छोड़ रही है, अपार्टमेंट छोड़ रही है, अपने घरों से, बंगलों से वो भाग रही है, पनाह ले रही है, छोटे कस्बों में, ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमले कम हो रहे हैं? बिल्कुल दीपक भाई, देखिए ये जंग जो है ये लोगों के हाथ से निकलती नजर आ रही है। ये पहली बार पर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। उससे आपको अंदाजा लगेगा, आपके व्यूअर्स को, कि ये जंग कितना जो है कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर पहुंच चुकी है। पहली बार इसराइल ने एडमिट किया है कि हिजबुल्ला और ईरान एक साथ कोऑर्डिनेशन करके एक टाइम पे दो तरफ से अटैक कर रहे हैं। तो ये इसराइल के लिए, जब उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज कमजोर हुई हैं, उस टाइम पे ऐसा कोऑर्डिनेशन बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। ये उसके बाद ईरान ने भी ये कंफर्म किया और इजरायली ऑफिशियल्स ने भी कहा, माना कि ऐसा हो रहा है। उससे जाहिर बात है कि दहशत जो अर्बन सेंटर्स में है, सेंट्रल सेंट्रल इसराइल में, हाइफा में, जेरूशलम में, और उस तरफ लेबनान की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर एरियाज में काफ़ी दहशत है। तो ये जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन से, जिस इंटेंसिटी से, पहली बार इसराइल ने ये माना है। आपको अगर याद होगा दीपक जी, कि नेतान्याहू साहब ने क्लेम किया था कि हमने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, हमने नसरल्ला को मार डाला, उनके सक्सेसर्स को मार डाला, नसरल्ला की कोई ताकत नहीं बची है, नसरल्ला अब दसियों साल सर नहीं उठा पाएगा। आज इन्हीं के अफसरों ने इंफॉर्मेशन रिलीज की है कि हिजबुल्लाह के पास कम से कम 1000 लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं, और बाकी जो उनके पास जो छोटे रॉकेट्स हैं वो तो अनगिनत हैं। तो यानी आप देखिए, आप अपनी क्या है कि आप अपने अगर दुश्मन के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली असेस नहीं कर रहे हैं, या आप बड़बोले बन रहे हैं और जानबूझ के जंग खेल रहे हैं, तो आपको ये खतरे और आपकी आवाम को ये खतरे उठाने पड़ेंगे। जी दीपक। जी। बॉबी भाई, अगला सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। यूं तो इज़राइल कभी भी आंकड़े जारी नहीं करता युद्ध से रिलेटेड। कितने लोग मरे, कितने सिविलियंस घायल हुए, सेना में कितने लोग जो है उनके मारे गए, या पैरामिलिट्री में मारे गए, ये आंकड़े तो मुझे लगता है कि इस जंग के ख़त्म होने के कई महीनों बाद जारी होंगे। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है? क्या घायलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है? आपने शायद 2000 के आसपास बताया था कल, कि 2000 के आसपास लोग अभी घायल हैं। अस्पतालों की हालत क्या है? कि अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, बेसमेंट्स में हॉस्पिटल चल रहे हैं, कुछ पार्किंग लॉट्स में हॉस्पिटल चल रहे हैं। इस तरह की कोई जानकारी वहां पर आ रही है आप? देखिए, उनकी जो आईडीएफ है या उनके जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, वो डेली बेसिस पे हेल्थ की इंफॉर्मेशन, जो कैजुअलिटीज़ हैं या घायल लोग जो हैं, उनका डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जो आखिरी डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था वो 2300 घायल लोग हैं, उनका किया था। लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये नंबर उनसे इससे कहीं ज़्यादा होगा। भाई सीधी सीधी सी बात है, अभी आपने एक आंकड़ा हमें सुनाया जिसमें 6000 से ज़्यादा बिल्डिंग डैमेज हुई हैं। डैमेज हुई हैं। तो क्या वो बिल्डिंग खाली थी क्या? जब 6000 से ज्यादा बिल्डिंग के क्लेम्स हैं, तो उसमें लोग भी होंगे, लोग भी कभी जी। कुछ मरे भी होंगे, कुछ घायल भी होंगे, सीधा सीधा। तो ये डेटा देखिए, ये डेटा अल्टीमेटली सामने आएगा। मगर हम ये मान के चल रहे हैं कि घायलों की और मरने वालों की तादाद बढ़ी है। बड़ी। इजरायली इजरायली ट्रूप्स की भी मरने वालों की तादाद बढ़ी है, कुछ ट्रूप्स कैप्चर भी किए गए हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अस्पतालों जी। की हालत, बॉबी साहब, देखिए अस्पतालों की अस्पताल, हालत क्या है? क्या डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है? हॉस्पिटल्स के बेड की कमी पड़ रही है, जो आपके देखिए सोर्स वहां फिलहाल, से बता रहे हो आपको? जी जी, फिलहाल देखिए, फिलहाल जो उन्होंने टेम्परेरी अस्पताल क्रिएट किए थे, 3 पार्किंग के जो फ्लोर्स खाली करके लॉट्स, अस्पताल जी। बनाए थे, जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसको अंडरग्राउंड किया था। तो उन्होंने अभी तो फिलहाल तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा उसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जाहिर बात है कि उनका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा। जी, जी। एक बड़ी बात बॉबी नकवी साहब ने कही कि इज़राइल की में जो मेडिकल सुविधाएँ हैं वो दुनिया में बेहतर मानी जाती हैं, लेकिन इस वक़्त पूरा का पूरा मेडिकल जो सुविधा है, मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। क्या ये बात सही है कि एयरपोर्ट पे झड़पें हो रही हैं? बहुत से हज़ारों हज़ार इज़राइली नागरिक
देश छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। क्या एक एयरपोर्ट से कुछ खबरें आ रही हैं कि झड़पें हो रही हैं या वहाँ पर नारेबाजी हो रही है या वहाँ पर जो लोग हैं बेचैन हैं और वो देश छोड़ना चाहते हैं, इस तरह की कुछ खबरें हैं? जी दीपक जी, इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एयरपोर्ट से सबसे बड़ी परेशानी है कि एयरपोर्ट से इनबाउंड फ्लाइट्स तो कुछ कुछ फ्लाइट्स आ रही हैं जो इवैक्यूएट होके आए हैं, लोग जो बाहर जो फंसे हुए थे, रीजन में फंसे हुए थे या रीजन के बाहर फंसे हुए थे, तो वो लोग इनबाउंड फ्लाइट्स तो आई हैं, लेकिन इसराइल से वो फ्लाइट्स बाहर नहीं जा पा रही हैं क्योंकि ओके, बमबारी लगातार मतलब चालू है। अराइवल्स हो रहे हैं, डिपार्चर नहीं हो रहे, आप ये कहना चाह रहे अराइवल हैं? कुछ हुए हैं, जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन फ्लाइट्स जो बाहर से जो इजरायली स्ट्रैंडेड थे, जो फंसे हुए थे, उनको लाया गया है रीजन से। लेकिन जाहिर बात है कि इसराइल से जो बाहर लोग निकलना चाहते हैं वो निकल नहीं पा रही हैं क्योंकि फ्लाइट्स वहां से उड़ नहीं पा रही हैं लगातार, क्योंकि बमबारी जारी है, इस वजह से एयर स्पेस बंद है। बंद है, एयर स्पेस बंद है। चलिए, आपने बताया दहशत का माहौल है, 6,000 से ज़्यादा इमारतें डैमेज हुई हैं, इतना ज़्यादा स्ट्राइक किया पिछले 5-6 दिन के अंदर ईरान ने। एक बड़ा सवाल बॉबी साहब, मुझे लगा कि आप जवाब देने की स्थिति में होंगे क्योंकि आप गल्फ़ को पिछले 24-25 साल से आप कवर कर रहे हैं। क्या नेतन्याहू पे और ट्रंप पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है? और कोई आपको खबर आ रही है, क्योंकि मैं खबर देख रहा था एक आध जगह, हालांकि अनकन्फर्म थी, कि ट्रंप चाहते हैं कि किसी सूरत से ईरान के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाए, ईरान के साथ बातचीत हो जाए और किसी तरह से इस युद्ध को रोक दिया जाए। क्या कुछ इस तरह की इनपुट्स आपके पास हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसी खबर आ रही है और कुछ लोगों ने उसकी पुष्टि भी की है। कुछ जो अभी ये स्टोरी थोड़ी देर पहले ये खबर जो है बाहर आना शुरू हुई है। 4 कंट्रीज़ हैं जिसमें इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की और ओमान। ये 4 कंट्रीज़ ईरान से बातचीत कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अमेरिका से बातचीत करिए सीज़ फायर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ओह! कि ऐसा लगता पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और ओमान। ओमान तो खैर पहले भी बातचीत करा ही रहा था, जी, मध्यस्थता करा ही जी, रहा था। जी, अभी आपने कहा ये 3 कंट्री, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान, ये जी, तीनों भी जो मुझे लगता है अमेरिका के साथी हैं, ये ईरान से कोशिश कर रहे हैं? जी, ये 4 कंट्रीज को ईरान के पीछे लगाया गया है कि आप अमेरिका से सीज फायर की बात शुरू करिए। और खास बात यह है कि ईरान ने मना कर दिया है। देखिए, ईरान ने मना कर दिया है। ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि किसी तरह ईरान वापस टेबल पे आए, उनसे हम सीज फायर की बात करें। कल मसूद पेजेश्किन, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि हम सीज फायर की बात तभी करेंगे जब हमें 2 मेन कंडीशंस हैं। वो नंबर 1 है कि उनको कॉम्पनसेशन चाहिए। यूएस और इसराइल ने जो डैमेज किया है उनकी कंट्री में, उसका कॉम्पनसेशन चाहिए। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज चाहिए, वो चाहिए इंटरनेशनल गारंटी कि दोबारा यूएस और इसराइल ईरान पे हमला नहीं करेंगे। जी, ओके। ये 2 बहुत बड़ी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तभी हम कोई सीज फायर की बात करेंगे, वरना ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये बड़ी बहुत बात बड़ा डेवलपमेंट है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल कैपिटल है, देखिए, ओमान के हमेशा से मीडिएशन करता रहा है। ओमान की जो गवर्नमेंट है, उनके हमेशा से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं ईरान के साथ में। इजिप्ट एक तरह से माना जाएगा कि ये एक थोड़ा सा न्यूट्रल कंट्री है। वो ज़्यादा कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं इशू किया है और तो एक ऐसे न्यूट्रल मीडिएटर की हैसियत से वो इसमें शामिल हैं। टर्की टर्की के बारे में हमने शुरुआती जंग की जब शुरुआत हुई थी, तब सुना था कि ईरान ने टर्की के ऊपर भी मिसाइल दागे थे। उसके बाद हालांकि टर्की ने प्रोटेस्ट किया था, फिर दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने बात की, उसके बाद फिर तो अब टर्की भी मीडिएट कर रहा है। और पाकिस्तान, आप जानते हैं, पाकिस्तान एक तरह से उनका नेबर भी है और उनकी बातचीत, उनका इंगेजमेंट होते रहते और हैं। अमेरिका तो का की गोद में है, बैठा हुआ है। अमेरिका की गोद में है। तो देखना यह है कि जाहिर बात है कि ये चारों कंट्रीज आउट ऑफ टर्न बात नहीं कर रही हैं। दे आर नॉट
अप्रोचिंग इंगेजिंग विद ईरान ऑन देयर ओन, इसके पीछे जाहिर बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, व्हाइट हाउस, इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह तेहरान को वापस नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाए। जी, जी। चलिए, काफ़ी डेस्परेट कोशिश हो रही है इजिप्ट से, टर्की से, ओमान से, पाकिस्तान से पैरवी अमेरिका करा रहा है। लेकिन बॉबी भाई कह रहे हैं कि अभी भी ईरान ने कोई इस तरह का संकेत नहीं दिया है, कई शर्तें रख दी। आखिर में एक सवाल, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये बातचीत या कोई युद्ध विराम नहीं होता हाल-फिलहाल में, तो ये जंग जो है ये जारी रहेगी? क्या जंग लंबी खिंच सकती है, ऐसा आपको लग रहा है? फिलहाल तो ऐसा लगता है दीपक जी कि ये ईरान का जो बार बार ये कहना है कि हम आंख का बदला आंख से लेंगे, हम इस वॉर को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, हम सीज फायर नहीं करेंगे, डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, और एन आई फॉर एन आई। अब आई फॉर एन आई का क्या मतलब है, इसको ईरान ने ठीक से इलेबोरेट नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब लोग निकाल सकते हैं। यूएस और इसराइल ने उनकी टॉप लीडरशिप को खत्म किया है, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया है। तो आई फॉर एन आई का क्या मतलब है? क्या जी। वो भी चाहते हैं कि उनकी इसराइल की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जाए? यह हमें जी। देखना है। बड़ा सवाल आखिर में उठाया बॉबी नकवी ने। उन्होंने कहा कि आई फॉर एन आई, यानी आंख के बदले आंख। आप कह सकते हैं टिट फॉर टैट। इसका मतलब ये बता रहे हैं बॉबी नकवी साहब कि अगर अली खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी हत्या की गई, तो क्या इसराइल की टॉप लीडरशिप को भी ईरान टारगेट करेगा? तभी दम लेगा, तभी सांस लेगा, और तभी ये युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन युद्ध लंबे खिंचने के आसार लग रहे हैं, और धीरे धीरे मुश्तबा खामनाई के नेतृत्व में जो नए सुप्रीम लीडर हैं, इस्लामिक सेना ईरान की वो हमलावर होती जा रही है। हिजबुल्लाह और ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मैंने कई आंकड़े आपके सामने रखे थे, जिससे पता लगता है कि भयावह स्थिति इसराइल में। लेकिन हम तो यही ईश्वर से चाहेंगे कि जंग रुके, किसी भी तरह रुके, किसी भी तरह जंग रुके, और ये जान माल का नुकसान कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। बॉबी भाई, आप आए और काफ़ी जानकारियां आपने दी, और हमेशा अपडेटेड रहते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।